गुज़िश्ता रात से ही वजीर आला ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। सीबीआई की टीम के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के मामले को ममता बनर्जी ने सियासी रंग दे दिया है। बंगाल में लगी सियासी आग चर्चा मुल्क भर में हो रही है और इसकी लपटें अब कश्मीर तक पहुंच रही हैं। इतवार की रात से ही मगरबी बंगाल में ममता बनाम सीबीआई की जंग चल रही है। पहले आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं कि बंगाल में आखिर क्या हुआ। सीबीआई की टीम कोलकाता कमिश्नर से रोज वैली और शारदा चिटफंड घपला मामले में मुबैना तौर पर पूछताछ करने पहुंची थी, जिसके बाद सीबीआई ऑफिसर्स को हिरासत में ले लिया गया। फिर कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सीबीआई के ऑफिसर्स के मुताबिक कमिश्नर के घर पर उनके साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की गई। इसके बाद ममता बनर्जी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची, मामले को सियासी रंग दे दिया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनएसए अजीत डोभाल पर भी निशाना साधा। देखते देखते बीजेपी मुखालिफ खेमा ममता की हिमायत में आ गया। ममता बनर्जी अब भी धरने पर बैठी हैं। मुल्क भर में फैली इस आग की लपटें जम्मू कश्मीर भी पहुंची। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरान ने ममता बनर्जी की हिमायत की, तो वहीं बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही कार्रवाई कर रही है। ममता बनर्जी जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत एक जांच हो रही है, कार्रवाई होती है और उसको भी रोका जाता, तो इसका अर्थ ये हुआ, एक तो इन्हें शायद प्रजातांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और दूसरा शायद देयर इज समथिंग टू हाइड। इन्हें लगता है कि इनकी जितनी कुरीतियां कोताहियां हैं वो बेनकाब ना हो जाए। चिटफंड घपले की जांच को लेकर हुआ मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। जांच एजेंसी ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सबूत मिटा सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर वो ऐसा ख्याल भी लाएं तो हमें सबूत देना, हम उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि उन्हें पछताना पड़ेगा। इससे पहले सरकारी वकील ने इस मामले में पीर को ही सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर फौरी सुनवाई जरूरी नहीं है, मंगल को सुनवाई की जाएगी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को इतवार रात हुए वाकये के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कई बार समन भेजा गया, उन्होंने मदद नहीं की और जांच में रुकावट डालते रहे। ऐसे में उन्हें जांच में मदद करने की हिदायत दी जाए। अब नजरें मंगल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और मरकजी हुकूमत पर सीबीआई और दीगर इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की हिमायत की है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये बेहद अफसोसनाक है कि सियासी मफाद हासिल करने के लिए सीबीआई जैसे इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अखिलेश यादव और मायावती के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि जम्मू कश्मीर ने मरकजी एजेंसियों का किस तरह सामना किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जारी रहा तो मरकज और रियासत के अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। बहुत बदकिस्मती की बात है जिस तरह से मुल्क में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर सीबीआई, जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए। इससे पहले अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, खासकर जो सीबीआई हो, एनआईए हो। तो आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और हम और हमारी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी है। और अगर इसी तरह जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इसी तरह से उनको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, उनको बदनाम किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो मुल्क एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल स्टेट का एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है, तो उसमें दरार पड़ जाती है और ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ही
ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो इसमें एक सही व्यू ले और इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से बर्बाद होने से बचाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने पूरे मामले पर कहा कि ममता बनर्जी के इल्जामात सही हैं। उनका आरोप सही है और मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है। जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों को वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश खतरे में पड़ जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को वो बचाने का प्रयास कर रही है। कभी नहीं, केंद्र यही कहेगा। इन्होंने कभी सच नहीं बोला। उधर रियासत के बीजेपी लीडरान ने ममता बनर्जी पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वहाँ वेस्ट बंगाल की, लेकिन जिस तरीके से वो हरकत कर रही हैं वो तो एक अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश में है। ये अधिकार तो प्रदेश की किसी भी सरकारों को नहीं दिया है कि वो केंद्र की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, गतिविधि हो या डेमोक्रेसी है, फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, इस डेमोक्रेसी को दबाने के लिए जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। ये पहली बार हुआ है ऐसा देश के अंदर और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसका एक बड़ा सीरियस नोटिस उन लोगों ने लिया है और वो जो भी उचित होगा वो निर्णय केंद्र सरकार करेगी। वो एक अनार्किस्ट हैं। वो जैसा उन्होंने अभी ये कल रात को उन्होंने जो वाकया किया जो सीबीआई से, मैं सोचता हूं कि कल किसी को कोई सजा होगी तो ममता बनर्जी ये कोर्ट से बड़ी होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी, हाई कोर्ट से बड़ी होगी। जो इंस्टीट्यूशन है वो कल सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो जाएगी। आज वो इलेक्शन कमीशन से बड़ी हुई और कल वो कहेगी सीबीआई से बड़ी हो जाएगी। मैं सोचता हूं ऐसे एनार्किस्ट लोग जिनकी वजह से मैं सोचता हूं मुल्क को खतरा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो ऐसे किसी भी स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो। हमें सोच समझकर, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हमें सोच समझकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे काम करने चाहिए जिसके साथ जो है पूरे मुल्क में बदअमनी फैले, पूरे मुल्क का माहौल खराब हो। और अगर मुल्क का माहौल खराब होगा तो ममता बनर्जी मैं सोचता हूं जिम्मेवार होगी। तो बंगाल में धरने पर बैठी ममता बनर्जी के खिलाफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज हो रहा है। जम्मू में भी डोगरा फ्रंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ममता बनर्जी और उनके साथ धरने पर बैठे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जोरदार मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, एहतजाजियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। वहीं सांबा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कश्मीरी पंडितों पर दिए बयान के बाद कश्मीर के पंडितों को उम्मीद बंधी है। वजीर आजम मोदी ने कश्मीरी पंडितों को बसाने पर कहा कि जिन कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को यहां से अपना घर, अपनी जमीन, अपने आबा व अजदाद की यादों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनको पूरे एजाज से यहां बसाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि PM डेवलपमेंट पैकेज के जरिए रियासती एडमिनिस्ट्रेशन ने वेसू और शेखपुरा में ट्रांजिट हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने जो कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला, तो हमें विश्वास है उन्होंने जो बोला वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। और ये पहला प्रधानमंत्री है, बाकी जितने भी आए उन्होंने कुछ नहीं बोला कश्मीरी पंडितों के बारे में। ये कह रहे हैं मैं जाऊंगा उधर एंड ही विल गो। मुझे पूरा यकीन है ये कश्मीरी पंडितों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, उसने ऐसा कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, जो मिलिटेंसी में हुआ है। तो उसने ये भी आश्वासन दे दिया कि हम बारामूला और बडगाम में कुछ सेटलमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे पूरा आशा है कि वो जरूर कुछ करेंगे हमारे लिए। उसका इसने इतना ही जताया और हमने कश्मीरी पंडितों ने इतना सफ़र किया है कि वो कहने की, मगर इतना ही काफ़ी है। आज तक इतने जिसने भी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस आई या कोई भी पार्टी आई, मगर किसी ने हमारे सोचा ही नहीं, मगर इसने इनिशिएटिव ले लिया, वो इतना ही काफ़ी है। और हमारा पूरा यकीन है वो कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करेंगे। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को नमन करता हूं। वो हमारे इस देश के इस टाइम पूरे भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और वो जैसे कि उन्होंने कल रैली में जो बात कही, कश्मीरी पंडितों के हित की बात कही, कि हम उसके बारे में उनकी सराहना करते हैं कि भाई वो हमारे बारे में सोचते हैं।
वजीर आजम के कश्मीर दौरे के दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एयर कंपनियों की जानिब से किराए में इजाफे का मामला उठाया। श्रीनगर में लोगों ने गवर्नर की इस पहल पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इतवार को श्रीनगर और जम्मू के लिए एयर सर्विसेज मुहैया करवाने वाली कंपनियों की जानिब से लोगों से वसूले जाने वाले मनमाने किराए पर पाबंदी लगाने के लिए वजीर आजम से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि मौसम का खराब होते ही दिल्ली से श्रीनगर का किराया 24,000 रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि 28,000 रुपए में दुबई से आना जाना हो जाता है। एक हफ्ते से वेट कर रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर में कि टिकट हमको सस्ती मिले, लेकिन बदकिस्मती से 16,000, 17,000, 12,000 की टिकट है और बड़ी मुश्किल से आज हमको इमरजेंसी में निकलना पड़ा। 8,000 की टिकट ली है मैंने। ये हमारे लिए जुल्म है जनाब। और जनाब रोड की भी हालत ऐसी खराब है कि कोई किसी को पूछता ही नहीं है। हवाई रेट्स यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा हैं। लास्ट टाइम मुझे भी जाना था, मजबूरी थी, मैं रोड जाना चाहता था मगर मजबूरी पड़ गई, मुझे जाने के रास्ता बंद था। 11,000 रुपये की टिकट मुझे लेनी पड़ी। तो वहाँ पे पहुँच के मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत सारी फैमिलियाँ फंसी हुई हैं, बीमार लोग फंसे हुए हैं। एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि कश्मीर के लोगों को बहुत सारे मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं और सरमा में ख़ास तौर ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब रोड बंद होता है तो एयर टिकट्स की रेट बहुत बढ़ जाती थी जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पिछले 1-2 साल से इसमें रेट ज़्यादा अप हो रही हैं। गरीब लोगों का कोई ख्याल नहीं किया जाता है, लोग डिफ़िकल्टीज़ में हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पीएम साहब से कल हम गवर्नर मोहतरम सत्यपाल मलिक ने भी बात की कि इस पर कोई इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए। मशहूर उर्दू मक़ोला है कि आसमान को छूना है, ये आपका ख्वाब ताबीर शर्मिंदा ताबीर होगा श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचकर। अगर आपने जम्मू, दिल्ली या मुल्क के दीगर रियासतों में जाना है तो पहले जम्मू का रेट पता कर लीजिए। श्रीनगर से दरअसल जम्मू जाने के लिए आपको 28,000 तक आपको टिकट खरीदना होगा, तब जाके आप जम्मू पहुंच जाएंगे। दिल्ली की बात तो दूर है, लेकिन श्रीनगर में चूंकि 300 किलोमीटर का रास्ता लगातार सर्दियों के दिनों में बंद पड़ा रहता है, जिसके बाद ज्यादातर हमारा सफर जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से हवाई सर्विस के तहत ही डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इस साल, गुज़श्ता साल कई बार कोशिशें की गई और लगातार सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस साल भी जो रेट्स होंगी उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब की बार भी ये इजाजत नहीं दी और रेट्स जो है वो आसमान को छूने जा रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के दौरान रियासती राज्यपाल या गवर्नर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में सर्दियों के अयाम में इस रेट्स को कम किया जाएगा। 28,000, 18,000, 16,000, 8,000 से शुरू होता है और ये रेट्स बहुत आगे जाता है, जिसमें मिडिल ईस्ट या दुबई से सवारियां वापस घर पहुंच सकती है। रियासत जम्मू कश्मीर में सक्सेसिव गवर्नमेंट में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद ये वो वजीर आला थे जिन्होंने सक्सेसिव गवर्नमेंट में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात करनी चाहिए और लगातार यकीन दहानी कराई कि सर्दियों में रेट्स जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। कई मुसाफिरों ने जी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जम्मू, दिल्ली अगर जाना जरूरी था तो उन्होंने ज्वेलरी बेचनी पड़ी और उसके बाद ही वो कहीं न कहीं पहुंच पाई। अब देखना यह होगा श्रीनगर एयरपोर्ट से मुल्क के दीगर रास्तों का सफर कब कमजोर होगा और कब इसकी रेटें कम हो जाएंगी। इसके लिए रियासी गवर्नर ने सत्यपाल मलिक ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कल श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में आज खुद बताया। अब देखना यह होगा प्राइम मिनिस्टर लेवल पर क्या एयरफेयर कम हो जाएगा या इसी तरह मनमानियां जारी रहेंगी। अशरफानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। SMC मेयर जुनैद मट्टू ने जी सलाम से वजीर आजम मोदी के दौरे पर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी पैकेजेस रियासत की तरक्की में काफी मददगार साबित होंगे। मिलिटेंसी पर पीएम के सख्त रुख पर जुनैद ने कहा कि कोई भी वजीर आजम मिलिटेंट्स के तई नर्म लहजा इख्तियार नहीं करेगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, किस तरह से आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का आज का जो टूर था और किस तरह से आप देखते हैं? सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो इनॉग्रल्स हुए, फाउंडेशन स्टोन हुई, वो ट्रांसमिशन लाइन की हो या BPO जो बांडीपुरा में है, ये जो बाकी रूसा के इनिशिएटिव थे, बहुत लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हैं और इस रियासत के तई उनका एक जो स्पेशल फोकस है वो सराहना है। तो
तो आखिर पे जो पीएम की तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी को ख़त्म करना ही होगा, आतंकवाद के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ड्यूअल स्ट्रैटेजी है, ये किसी का आर्गुमेंट नहीं है कि मिलिटेंसी को टॉलरेट किया जाए, लेकिन हमारा तंजीमी तौर भी और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमेशा एक ये बोला है कि पॉलिटिकल अप्रोच और मैनेजमेंट अप्रोच को साथ में लिया जाए। पॉलिटिकल अप्रोच भी ज़रूरी है। ये किसी का आर्गुमेंट नहीं है कि मिलिटेंसी को टॉलरेट किया जाए। वो कोई कंडोन नहीं करता मिलिटेंसी को, वायलेंस को, लेकिन बोथ अप्रोचेस हैव टू गो टुगेदर। लेकिन डायलॉग का स्कोप हमें नजर नहीं आया स्पीच में किसी भी स्टेक होल्डर। इसमें सबको एक पहल करनी है, सारे स्टेक होल्डर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी 2 कदम आगे आना है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब थोड़ा पीस प्रिवेल हो तो डायलॉग भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद अजीमतू के मुताबिक किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये पिच नहीं होगा कि वो किन के साथ कब बातचीत करें, लेकिन जो भी जिस माहौल में आज प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। अशरफ आनी के साथ अजमल इस्लाम, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के दौरान कहा था कि वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क से तलबा हिंदुस्तान आकर तालीम हासिल करें, इसलिए तालीमी शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम ने इसके लिए कई बड़े पैकेजेस का ऐलान किया, जिसे लेकर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वीसी ने खुशी का इजहार किया। तलत साहब, किस तरह से देखते हैं, हम बहुत पहले बात करते थे कि यहाँ के बच्चों को बैरून रियासत, उसके बाद बैरून मुल्क भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। किस तरह से आज ये जो पैकेजेस आप कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं? मुझे लगता है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है और अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये ख़ास करके जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जिन्होंने पैकेजेस बताए हैं और ख़ास एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। और यही है कि इसमें जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और जो एक प्रॉब्लम है ख़ास करके यहाँ पे जो एजुकेशन में फंडिंग की जो कमी होती है बीच बीच में, वो अब इससे बेहतर होगी रूसा के आने से। जी जी। और हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि इससे हमारी यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा मिलेगा रूसा फंड से और कुछ डेवलपमेंट होंगे, साथ में कुछ जो और बहुत सारे कॉलेजेस इस तरह के खुलने वाले हैं, उससे फ़ायदा होगा। तो आपसे पहले बात हुई तलत साहब, आप कह रहे थे कि इस तरह की फंड्स की ज़रूरत है और इस तरह की जो साइटिंग है उसको एक्ट करना होगा। देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे का मुस्तकबिल जो है महफूज हाथों में, अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होगा। अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी पैकेज है मुझे लगता है। और एक दफ़ा इस तरह का काम शुरू होता है तो वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ये आगे फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों के लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत के मुताबिक मरकज़ी स्कीम की इस फंडिंग से हमें ज़रूर एजुकेशन सेक्टर को रिवाइव करने में मदद मिल सकती है और अगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द हुई, अच्छे से हुई, तो इसके नताइज भी अच्छे से बरामद हो सकते हैं। अशरफ आनी के साथ अजमल इस्लाम, ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और डीपीएन के सदर और साबिक वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर ने वजीर आजम मोदी के उस बयान की सख्त मजम्मत की जिसमें उन्होंने वादी कश्मीर में मिलिटेंसी से सख्ती से निपटने को कहा था। मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने शाह फैसल और दीगर तालीम याफ्ता नौजवानों के सियासत में आने का खैर मकदम किया। कि रियासती जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो मसाइब हैं, लोगों को इन मुश्किलात से निकाल के इनको एक जमहूरी निज़ाम फराहम किया जाए, जवाबदेह सरकार फराहम किया जाए। ये ज़रूरी नहीं इसमें कि हम सरकार में हूँ या अपोजिशन में हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ हम लोगों की आवाज़ बन के चल रहे हैं, आवाज़ बन के चलते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी हुकूमत बनाने की बात दोहराई है और दावा किया है कि रियासत में अगला वजीर आला उन्हीं की पार्टी का होगा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जिस तरह से वजीर आजम के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान लोगों का जोश नजर आया और बड़ी तादाद में रैली में लोगों ने हिस्सा लिया, उससे साफ जाहिर है कि अवाम बीजेपी की पॉलिसी से मुतासिर हैं और यकीनी तौर पर आने वाले लोकसभा इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। वहीं साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के 30 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनान और आम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जम्मू आने पर
जम्मू के विजयपुर के एम्स ग्राउंड में जो 3 फरवरी रविवार को महारैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इस रैली ने अब तक के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2.5 लाख से ऊपर जनता ने इस रैली में भाग लिया और जो जनता के अंदर जोश था, जो जनता के अंदर एक जुनून था भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, वो देखते ही बनता था। मोदी मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारेबाजी होना। हम जम्मू की जनता का धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की भारी बम्पर जीत होगी और जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में जम्मू कश्मीर में आएगी, ये तय है। जो सीटें पिछली बार रह गई थी उसको भी हम फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 30 आउट ऑफ 37 हमने म्युनिसिपल कमेटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 29 के अब 30 का आंकड़ा अगली बार छुएंगे कम से कम। प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश में एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक आशा है। उस आशा को जम्मू के लोगों को पता है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रजा परिषद के रूप में, जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक संघर्ष किया है। उस संघर्ष को अभी भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। पिछली बार जो मैंडेट मिला था वो पीडीपी को या भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 3 महीने लंबी सोच के बाद हमने सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेहतर तरीके से काम किया है। हालांकि कुछ काम जो हम करना चाहते थे कहीं ना कहीं मजबूरी आई, उसी लिए हमने भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो सरकार में रह सकती थी, हमने समर्थन वापस लिया। रुक करेंगे अगली खबर का। साबिक आईएएस शाह फैसल ने कुपवाड़ा में अपनी पहली सियासी रैली को खिताब किया। कुपवाड़ा के टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर पर हजारों की भीड़ को खिताब करते हुए उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया। शाह फैसल ने अपने खिताब के दौरान सियासत में कुनबा परस्ती पर भी हमला बोला। वाज़ेह हो कि कुछ ही दिन पहले दहशतगर्दाना तंजीमों ने लोगों को धमकी दी थी कि शाह फैसल की सियासत में मदद न की जाए, लेकिन मौजूद लोगों की भीड़ ने दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया है। मुझे किसी पार्टी खास से, मुझे किसी शख्स से ये लड़ाई नहीं है। मैं बिलीव करता हूं कि सबको मिलके चलना होगा। सारी आइडियोलॉजीज के लोगों को इस वक्त कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशराइज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे हालात ठीक करने के लिए एक क्रेडिबल पॉलिटिकल इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए। तब तक यहाँ पे शायद अमन नहीं आ सकता है। मेरी आज पहली पब्लिक मीटिंग कुपवाड़ा में हुई। इससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला। जिस तरह का सपोर्ट यहाँ पे आज आ गया, मैं सच बताऊं उस तरह का तवक्का नहीं था मुझे। इतने लोग शॉर्ट नोटिस पे, कल हमने फोन पे उनको बोला कि आप आइए और आज इतने सारे हजारों लोग आ गए। और जम्मू में मजदूरों के लिए बनाए गए रैन बसेरे की हालत खस्ता है। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कायम किए जाने वाले के बाद इस रैन बसेरे की किसी ने भी सुध नहीं ली। रिपोर्ट देखिए। ये कोई कूड़ा घर नहीं है, ना ही यहाँ जानवरों का ठिकाना है। यहाँ इंसान रहते हैं, ऐसे इंसान जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिनके पास रात में सोने के लिए छत नहीं है। दिन भर मजदूरी करते हैं और जब रात में सोने के लिए आते हैं तो उन्हें सोने के लिए साफ जगह तक नहीं नसीब होती। साफ सफाई होना चाहिए। बारियां देखो टूटी फूटी हैं सभी, और बढ़ना चाहिए। और इसका लेबर का भी कुछ भी नहीं बनता है। सर क्या बताए आपको, इधर तो सुबह ना एक पानी की टैंकी, इतना गंदा पानी होता है, वही पानी पीने को मिलता है, वही नहाने के लिए। कहीं बाथरूम जाने को पानी नहीं मिलता है। तो बाकी रात को लाइट होती है, कभी देर लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। बस एक ही टैंकी है जो गुजारा करने, टाइम पास करने। वो साढ़े लेबर रही है, साड़ी कोई पल्लेदारी नहीं, लेबर नहीं, ध्याड़ी शाड़ी लाते लोग रही इतने। बाकी पानी ही है, क्या करना फिर, सोना तो है, टाइम पास करना। बाहर कोई कला बंदा मजदूर होगा, उसी कोई घर कमरा नहीं देता रहना, इससे वो किए रहना। ये रैन बसेरा मजदूरों और रेहड़ी लगाने वाले लोगों के लिए लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से बनवाया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि लेबर कमीशन ऑफिस के अंदर होने के बावजूद भी इसका इतना बुरा हाल है। पानी की एक ही टंकी है जिसे सालों से साफ नहीं किया गया है।
टंकी का पानी नहाने, खाने और टॉयलेट तीनों ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में खिड़कियां तो हैं मगर टूटी हुई। मजदूरों के खाना बनाने के लिए भी किसी तरह का इंतजाम नहीं है। सफाई होना चाहिए और क्या, बहुत है गंदगी बहुत है, अच्छी जगह बननी चाहिए। घर निकले बच्चे छोड़ के आए इधर से, किसी ध्यान लगाते हैं ऐसे ही। और हर गरीब बंदा है, कौन सुनता है। टैंकी अलग बनया, बस शैल बनया, सफाई हो शैल कर रोनी मोनी की जगह शैल बनया, वो ये देखो। और क्या बोल हमारे इसमें इतना थोड़ी सफाई होनी चाहिए, शैल बनना चाहिए, पानी पूनी टैंकी भी ठीक होनी चाहिए। वहीं जब इसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट कमिश्नर रेनू बाला से सवाल किया गया तो उन्होंने लेबर सराय के लिए फंड की कमी को जिम्मेदार करार दे दिया। आपका मानना है कहीं ना कहीं फंड्स की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, फंड्स जो हैं बहुत कम आते हैं, तो उस वजह से भी हम पूरी तरह से सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर रात में आते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं। यहाँ की जो लेबर है वो भी हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं करती है, ना हम उनसे कोई किराया लेते हैं। हम सिर्फ उनसे यही गुजारिश करते हैं हर बार कि आप कम से कम अपने आसपास की तो सफाई रखें, जो भी आपका गंद है, कूड़ा है, उसको डेली रूटीन में जला दिया करें। लेकिन इसीलिए यहाँ पे ये गंद आज आप देख रहे हैं, ये नहीं करते हैं सफाई इसलिए। कई बार मना करने के बावजूद भी इन पर कोई असर नहीं होता। लोग जागरूक हैं, ऐसे नहीं है। उनको खुद की सफाई के लिए भी अब क्या अवेयरनेस कैंप करें। हम उनको रोज उनके जो चौकीदार बैठा है उनको भी हम हिदायत देते हैं कि इनको कहा करें कि गंदगी यहाँ ना डालें। स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे बढ़ रहा जम्मू उस वक्त तक स्मार्ट नहीं बन सकता जब तक कि गरीबों और मजदूरों के लिए स्मार्ट इंतजामात न किए जाएं। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर बने रैन बसेरे की खस्ताहाली साफ तौर पर इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान आयद करती है। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। बनिहाल के खारपुरा इलाके के करीब तौदा गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक निजाम फिर से मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से जहां कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे, वहीं किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिला रामबन में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यहां के लोगों को हुकूमत से कोई मदद नहीं मिल रही। रियासत में हुई बर्फबारी कुछ लोगों के लिए राहत तो कुछ लोगों के लिए आफत लेकर आई है। बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ सयाहत में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। जिला रामबन के सुरुंडा ठाठरका पंचायत में बर्फबारी की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मेरा मकान एक कमरा गिर गया जी, बाकी जो है वो क्रैक हो रहे हैं। मुझे डेरा जी दूसरे मकान में दिया, जगह दी है जो वहाँ रह रहा हो। मेरे बच्चे बाहर बिठोकर बैठे हैं। यहाँ तो आता ही जी किसी को फोन करेंगे, हमारी लाइट जो पहले चली जाती है, बर्फ होने से पहले चली जाती है, फोन किसको करेंगे, क्या करेंगे। हम चाहते हैं जाकर कोई किसी दफ्तर के तरीके से हमें कोई इमदाद की जाए, हम अपना रिहायश पे मकान कहीं तामीर करेंगे। सुरुंडा ठाठरका पंचायत जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर वाक़ है। यहाँ ज्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं या मवेशी पालते हैं। बर्फबारी की वजह से फलों का कारोबार मुतासिर हुआ है। लोगों का कहना है कि बड़ी तबाही के बाद भी इंतजामिया का कोई अमला उनकी सुध लेने तक नहीं आया। ये मकान क्या को अंदर इस तरफ घूम गई है साइड में, इसलिए कोई भी टीम आ सकती थी, इधर देखती थी, इस गांव में आकर लोगों का मुश्किलात हल करती थी। वो कोई आता नहीं ऐसे वैसे, जैसे आप आज आए जनाब, इससे आगे नहीं आया कोई, इससे पीछे नहीं। बर्फ से भी बर्फ की तूफान भी देखो कितनी पर, रोड बंद है, बिजली नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे
अंदर एक गुफा में बैठे हैं। पानी की हर बात की जो मुश्किलात हो रही है, इंतजाम से आके मौके पर देखे और हम गरीबों की मदद करें, हौसला अफजाई। सुरुंडा ठाठरका पंचायत के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो उनकी मदद के लिए आगे आएं, नहीं तो उन्हें फाका कशी पर मजबूर होना पड़ सकता है। रामबन से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। और भदरवा के टटोरा गजोट गांव में देर रात एक मकान की दीवार ढह जाने से एक 72 साल की खातून की मौत हो गई। हाल ही में हुई बर्फबारी के चलते भूषण कुमार के घर की दीवार ढह गई और इनकी वालिदा सीतू देवी इसकी जद में आ गई। शोर सुनकर गांव वाले हादसे वाली जगह पर पहुंचे और पुलिस को भी इत्तला दी। एसओजी गजोट और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन मुतासिर की वालिदा को जिंदा नहीं बचा पाए। एसपी भदरवा ने बताया कि इलाके में शदीद बर्फबारी के सबब ये हादसा पेश आया। एक टटोरा एक गांव है केलाड़ एरिया में कि वहाँ पर एक मकान गिर गया है और मकान के गिरने से वहाँ पर घर की एक मालकिन जिनका नाम सीतू देवी है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की है, वो मलबे के नीचे दबकर आने से उनकी मौत भी वाक़ा हुई है। बहरहाल रिपोर्ट के मौसूल होने पर वहाँ से हमारे भाला चौकी से हमारे ऑफिसर पुलिस ऑफिसर वहाँ से निकल गए और गाजोट चौकी के ऑपरेशन लड़के भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। लोगों ने रात में ही 1 बजे उसको मलबे को हटाकर वहाँ से जो डेड बॉडी को वहाँ से रिट्रीव कर दिया था।